चलो आप लोग हेडिंग लिखो, चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। हाँ, यहीं पे आप लिख लो 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज। जरूरी नहीं 15, 14 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है। पार्ट ए का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जैसे पार्ट सी स्टैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। हाँ, दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं। चलो लिखो, फटाफट लिखो जरा। अभी जो आपका न्यू सिलेबस आया है 24 से, उसमें इसका नाम चेंज हो गया है। पहले इसका नाम हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको बदल के नाम क्या कर दिया अभी, मैथमेटिक्स ऑफ। हाँ, ये नाम इस चैप्टर को ज़्यादा सूट करता है क्योंकि इसमें हम लोग मैथ्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा मैथ्स पढ़ रहे हैं, फाइनेंस वाला मैथ्स पढ़ रहे हैं। फाइनेंस में क्या क्या आएगा, फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट की बातें करेगा, इन्वेस्टमेंट की बात करेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करते क्यों है, उससे हमको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो सब की बात करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, बट वो जो मैथ्स है वो फाइनेंस के लिए मैथ्स है। दैट्स वाई इसका नाम चेंज करके अभी बदल दिए मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। पहले इसका नाम हुआ करता था टाइम वैल्यू ऑफ, वो भी सूट करता था, वो भी देखते हैं। चलो लिखो, इट इज previously known as time value of money। उसका नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों था, ये समझ में आ रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, क्या हो सकता है इसका मतलब? 4 वर्ड है, टाइम है, वैल्यू है, 3 ही वर्ड है। मनी पैसा है, पैसे की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब कम भी होती है, बढ़ती भी है। नॉर्मल, हमारे इंडियन के केस में, नॉर्मल केस में टाइम जो पैसे के साथ, टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू क्या होती है, कम होते चले जाती है। बराबर, ओके, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखो, द वैल्यू ऑफ मनी the value of money keeps on changing over time। This phenomenon is called time value of money। इस लाइन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? पैसे की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसलिए इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या मतलब हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? फॉर एग्जाम्पल, टू 2015 में मान लेते हैं ऐसा कि एक वड़ा पाव जो है वो 5 रुपए का आता था। कितने रुपए का? 5 रुपए का एक वड़ा पाव मिलता था 2015 में। ठीक है, 2025 में वही वड़ा पाव कितने का हो गया, वही मतलब नया फ्रेश। 2015 में वड़ा पाव कितने का हो गया, 10 रुपए का।
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2015 में अगर वड़ा पाव 5 रुपये का मिलता था और अभी 2025 में वड़ा पाव 10 रुपये का मिल रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वड़ा पाव महंगा हो गया? यस, वड़ा पाव महंगा हो गया बोल सकता हूँ। बट उसका एक पहलू और भी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 2015 से 2025 तक पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई, सस्ती हो गई? यस, ये भी बोल सकता हूँ। दोनों पहलू है। वड़ा पाव महंगा हो गया या बोलो पैसे की वैल्यू कम हो गई, सस्ती हो गई, दोनों बोल सकता हूँ। बराबर। ऐसा मतलब क्या हुआ? पैसे की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मतलब 2015 में अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट था, 2015 में अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट था, वो 10 रुपया नोट मेरे को 2 वड़ा पाव दिलाने की ताकत रखता था। क्या बोला मैंने? 10 रुपए का नोट 2015 में मुझे 2 वड़ा पाव दिलाने की ताकत रखता था, लेकिन वही 10 रुपए का नोट आज 2025 में मेरे को सिर्फ एक ही वड़ा पाव दिला पा रहा है। बराबर। नोट तो वही है, पैसा वही है, लेकिन सिचुएशन बदल गई। क्यों? क्योंकि उस 10 रुपए की नोट की वैल्यू पहले ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए वो एक नोट देके 2 वड़ा पाव मिलता था। आज 10 रुपए का एक नोट देके एक ही वड़ा पाव मिल पा रहा है। मतलब 10 रुपया आज से बोल सकते हैं 2015 में 2 वड़ा पाव खरीदने की या लेने की ताकत रखता था। आज वही 10 रुपए का नोट 2025 में एक ही वड़ा पाव खरीद पा रहा है। बराबर। मतलब उसकी ताकत क्या हो गई है? कम हो। तो उसको मैं बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या हो गई? ऐसा वैल्यू कम होने मतलब ये नहीं कि 10 रुपया 8 रुपया बन गया। 10 रुपया अभी भी 10 रुपया है और आज से 100 साल बाद भी 10 रुपया ही रहेगा। 10 रुपया 8 रुपया 7 रुपया नहीं बना है। उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी ताकत कम हो गई, उसकी पावर कम हो गई। हमारी बात समझ में? तो ये जो प्रोसेस है कि टाइम के साथ साथ टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है ना, लेकिन जो पैसा है, पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? टाइम के साथ साथ कम हो जा रही है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब अगर मुझे ये पता चल गया, मैंने एनालाइज किया, मुझे समझ में आया कि 2015 में 10 रुपए में 2 वड़ा पाव आते थे, आज 10 रुपए में एक ही वड़ा पाव आ रहा है, तो इससे मुझे अंदाजा ये हुआ कि 10 रुपया अगर मैं संभाल के रख लूँ अपनी जेब में या किसी लॉकर में बंद करके रख दूं और फिर उसको अगले 10 साल बाद निकालूंगा तो मेरे को एक वड़ा पाव भी नहीं मिलेगा। बराबर। समझ में आ रहा है बात को? मतलब इससे मेरे को कंक्लूजन एज अ फाइनेंस बोल सकता हूं मैं, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को क्या समझ में आना चाहिए? मेरे को 2 बातें समझ में आ रही है। पहला कि अगर मैं 10 रुपया या कितने भी पैसे को अगर मैं सिर्फ संभाल के रख लूं अपनी जेब में, अपने लॉकर में, अपने पर्स में, और उसको मैं कुछ टाइम बाद निकालूंगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो पैसा की वैल्यू जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बराबर। अब अगर मेरे को ये पता चल गया कि पैसे को संभाल के रखने से वैल्यू कम हो जाती है, तो मेरे पास दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि फिर ऐसे केस में मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरे पैसे की वैल्यू क्या है वो कम ना हो, एटलीस्ट उतना रहे या फिर बढ़ जाए। समझा मैंने क्या बोला? अब 2 तरीके। अगर वो 10 रुपया मेरे को मेरी बोल सकते हो सेविंग में है, तब तो मैं उसको बचा के रखूंगा। अगर मान लो 10 रुपये मेरे को जरूरत पड़ गई तब तो खर्चा करना, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर 100 रुपये मेरे को बचा के रखना, वो मेरी सेविंग में, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं उसको बंद करके अलमारी में रख दूं, लॉकर में, और फिर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद निकालूं, जिससे मेरा घाटा होने वाला है, क्योंकि 10 रुपया मेरे को 10 साल बाद वो वैल्यू नहीं देगा जो आज दे रहा है। तो फिर मेरे पास एक दूसरा रास्ता निकल के आता है। उस 10 रुपये को मैं अलमारी में या लॉकर में बंद करने के बजाय कोई ऐसी जगह लगा दूं वो पैसा कि जो पैसा जब मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद वो पैसा जब मैं लेने जाऊं तो वो पैसा मेरे को उतना ही बढ़ के मिले जितना लॉकर में रखने से कम हो जाता। एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए ना। मतलब मैं 15-10 साल बाद जब मैं वो पैसा निकालने जाऊं तो 10 रुपये की नोट मेरे हाथ में नहीं आना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ, यहाँ हम लोग पैसे की बात करें, हम लोग यहाँ वैल्यू की बात करें। मतलब 10 साल बाद जब मैं वड़ा पाव की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा 2 वड़ा पाव दे, वो 2 वड़ा पाव मेरे हाथ में देगा, वो जितना भी पैसा बोलेगा उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। हमारी बात समझ में? मतलब मैं 10 रुपये को बढ़ा के 12 रुपये नहीं करने वाला, मैं 10 रुपये की वैल्यू को बढ़ा के 12, 15, 20 कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 रुपया तो 10 रुपया ही रहेगा, नोट नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? ये सब पैसे का है, तो हमारे इंसानों के केस में भी होता है। हमारी वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होती है? नया नया टीचर आता है तो कितने मजा आती है, अरे नया टीचर है, 2 बार 4 बार यार रोज आता है, वही पढ़ाता है, वही पकाता है। बराबर। वैल्यू क्या हो जाती है? फिर जैसे ही एग्जाम आता है टीचर की वैल्यू फिर कहाँ जाती है? यहाँ जाती है। टीचर के शहर से यहाँ चले जाते हैं जैसे एग्जाम का टाइम आता है, फिर वो डाउट लेक्चर ये वगैरह। बराबर। और जैसे ही एग्जाम खत्म, टीचर खत्म, काम ही खत्म है, अब कोई काम ही नहीं है उससे, तो उसकी वैल्यू वापस से क्या हो गई?
तो टाइम के साथ वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, तो अगर मेरे को ये पता चल गया कि पैसे को संभाल के रखने से तो मेरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है, संभाल के रखने सिर्फ इतने को कि वो नोट बची रहेगी, बराबर, लेकिन वो मेरे को फायदा ना देने के बजाय बल्कि मेरे को नुकसान ही होने वाला है। तो अगर मेरे को फायदा चाहिए या एटलीस्ट मुद्दल चाहिए, मुद्दल समझ में आ रहा है, मतलब ना तो फायदा हो ना नुकसान हो, मुद्दल होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है, वो 10 रुपए की वैल्यू उतनी तो हो जाए कि मेरे को 2 वड़ा पाव मिल जाए, या तो वो हो जाए या उससे बढ़ के मिल जाए, लेकिन अगर मैं सिर्फ संभाल के रखूंगा तो वो पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होने वाली है, कम ही होगी। तो मेरे को समझ में क्या आया कि मेरे को पैसा बचा के संभाल के रखने के बजाय मुझे उसको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए अब यहाँ इन्वेस्ट जैसे आप इन्वेस्ट की बात करोगे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब विड्रॉ करना चाहिए, बहुत सारे सवाल। वो सारे सवाल आप ये पूरे जर्नी में सुनने वाले हो, ये पूरे जर्नी में सीखने वाले हो। हम लोग अभी किस बारे में बात करेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे हम लोग एटलीस्ट इतना डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा, ये हम लोग सीए फाउंडेशन लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो ऑप्शन मिलेगा कहाँ से, वो आप आगे आगे सीखोगे, इंटरमीडिएट में आगे सीखोगे, भाई वो ऑप्शन मैं निकालूं कैसे, मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शन है, बराबर। तो मेरे को कहीं से भी 2 ऑप्शन मिल गया, फॉर एग्जांपल कंपनी ए में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 2 है, एक तो शेयर में इन्वेस्ट करना है और एक गोल्ड खरीदना है, 2 इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे पास है। तो मैं अभी डिसाइड कर सकता हूँ इस सीए फाउंडेशन लेवल पे इस चैप्टर को पढ़ के कि मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेटर होगा, बराबर। अब कॉमन सेंस है, कौन सा बेटर होगा, जिसमें से मेरे को रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रिटर्न ज्यादा मिलने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 10 रुपया लगा रहा हूँ आज, मान लो दोनों में 10 रुपया लगाया, तो 10 साल बाद मेरे को जहां से ज्यादा पैसा रिटर्न मिल रहा होगा वो मेरे लिए बेटर प्लान होगा, बराबर। तो ये हम लोग अभी इस लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे को कहां से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो प्लान है कौन सा, वो प्लान आया कहां से, वो मार्केट में उसका क्या वैल्यू चल रहा है, वो हम लोग आगे जाके, आप जब आगे फील्ड में आओगे इंटर में और फाइनल में, तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मेरे को ये पता चल गया, फिर से लास्ट टाइम ये लाइन रिपीट मैं कर रहा हूँ फिर से, अगर मेरे को ये पता चल गया कि पैसे को संभाल के रखने से उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम ही होने वाली है, तो मेरे को उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक या हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट मेरे को क्या करना चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट जब हम लोग करते हैं कोई पैसा किसी स्कीम में, किसी हम लोग बोल सकते हैं फंड में, या किसी बैंक में हम लोग जब कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो पैसे की वैल्यू हमको बढ़ के मिल जाए। लेकिन वो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी कैसे, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपको 5 साल बाद 10 साल बाद पैसा बढ़ के मिलेगा। क्यों बढ़ के मिलेगा, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेट से आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10 रुपये के ऊपर आपको और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वो जो एक्स्ट्रा पैसा है उस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, वैसे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरेस्ट का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है आपको मालूम है, इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट देते क्यों है। मैंने आज किसी को 10 रुपये दिया, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैं या फिर ऐसे एग्जांपल लेके चलते, चलो मैंने एक दोस्त को मैंने फ़ोन किया, भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तू मेरे को पैसा दे सकता है क्या। हाँ सर, बोलो ना कितना पैसा चाहिए। बोला मेरे को 1000 रुपये चाहिए। कितना चाहिए, आज चाहिए। आज मान लो 2025 में, 2025 में मैंने उससे कितना पैसा लिया। उसने पूछा कितने टाइम बाद वापस करेगा। मैंने बोला एक काम कर, अभी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं से तू 2 साल बाद 2027 में ले लेना भाई। होता है भाई, कब क्या जरूरत पड़ जाए किसको क्या मालूम। 1000 रुपया मैंने उससे कब लिया, बढ़ा दूं क्या, और फिगर बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं क्या, नहीं, मैं 1000 लिया और जानबूझ के, ताकि समझना आसान हो। हाँ, तो 1000 रुपया मैंने 2025 में अपने एक फ्रेंड से लिया, मेरे को ज़रूरत है। वो बोला कब वापस कर, बोला देख भाई अभी तो नहीं कर पाऊंगा, बहुत ख़राब हालत चल रही है मेरी, 2 साल में कैसे भी करके मैं तेरे को चुका दूंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, 2 साल में मान के चलता हूँ, 2027 तक तू मेरे को पैसा वापस कर देगा ना। बोला हाँ। बोलेगा, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा, 2027 में मेरे को कितना रुपया देगा तू वापस। मैं बोला तू पागल है क्या, कितना रुपया दे रहा है मेरे को, 1000 रुपया, तो मैं तेरे को कितना वापस दूंगा, 1000 रुपया। तो वो सामने बोल रहा है तू पागल है क्या, कि तू सही में मेरे को पागल समझा है। भाई मैं आज तेरे को 1000 रुपया दे रहा हूँ, तू 2027 में 2 साल बाद मेरे को आके वापस से 1000 रुपया दे देगा, तो मेरा तो घाटा हो गया। मैं बोला क्या,
अबे 1000 रुपये लिया, 1000 रुपये दिया, घाटा काहेगा? मतलब भाई तू टीचर कैसे बना? 1000 रुपया आज जो वैल्यू है, आज मैं 1000 रुपये लेके मार्केट में निकलूंगा, जो जो सामान मैं 1000 रुपये में आज खरीद सकता हूं, क्या 2027 में 1000 रुपये में उतना सामान खरीद पाऊंगा क्या? नहीं। तो मेरे को 1000 रुपया लेके 1000 रुपया मत दे, मेरे को 2027 में उतना पैसा दे जिसकी वैल्यू आज की 1000 रुपया है। नहीं समझा? आज मैंने पैसा कितना लिया? वो बोलता है एक काम कर, देखते ले और आसान कर दो। तूने आज मुझसे 1000 रुपया लिया, आज मैं मार्केट में जाऊंगा तो ये मेरी लिस्ट है सामान की, ये पूरा सामान खरीदने में 1000 रुपया लगेगा आज। तू 2 साल बाद आना, मेरे को 1000 रुपया मत दे, तू ये सामान खरीद के लाके मेरे को दे तो 2 साल बाद। मतलब तू 2 साल बाद जब आएगा तो ये सामान खरीद के मेरे को लाके दे दे। अब वो सामान जितने में भी है, आज ये सामान कितने में आ रहा है? आज ये 3 सामान 1000 रुपये में आ रहा है। तू 2 साल बाद जब मेरे को पैसा लौटाने आएगा तो 1000 रुपया मेरे को मत दे, 2 साल बाद तू ये सामान खरीद के लाके मेरे को दे देना, बराबर? अब मैंने क्या किया, बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, ये ऐसे कान पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। तो ठीक है, मैं 2 साल बाद पैसा उसका यहाँ किया खर्च और 2 साल बाद मेरे पास पैसा आ गया, उसको देने जा रहा हूँ। तो मुझे याद है उसने मुझे लिस्ट दिया, मैं गया सामान से बाजार में खरीदा होता सामान। अब बाद में पता चल रहा है कि जब टोटल बिल बना, वो तो टोटल बिल बन गया 1125 रुपये का। कितना बिल बना? मैंने उसको फ़ोन लगाया, भाई तू तो सामान बोला था 1000 में आएगा, तो 1125 में आ रहा है। बोला हाँ भाई, तो मैं तेरे को समझा रहा था कि 2 साल पहले ये सामान 1000 में आ जाता, आज ये सामान कितने में आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, या जिसको नॉर्मल लोकल लोकल हम बोल सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई, ये क्यों हुआ? क्योंकि पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। तो जब मैं 2 साल बाद ये सामान खरीदने लगा तो मेरा बिल कितना बना? मतलब मैंने उससे पैसा कितना लिया था, लेकिन मैंने उसको पैसा लौटाया कितना? तो बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है? बीच में जो 125 रुपये का डिफरेंस चल रहा है, मतलब ये 125 रुपये मैंने उसको और एक्स्ट्रा दिया अपनी तरफ से। मैंने उससे लिया था 1000 रुपया और प्लस 125 दिया, तभी तो हुआ 1125। तो ये जो प्लस एक्स्ट्रा 125 मैंने उसको दिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है? अभी समझा इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है? इंटरेस्ट लिया या दिया क्यों जाता है? इंटरेस्ट लेने देने के 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, मैंने 1000 रुपया किससे लिया? देखो ये अभी मैं इंट्रो कर रहा हूँ इसका, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपका दिमाग घूमने वाला है, आपको समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सिर्फ फॉर्मूला चिपका के कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मूले वाले हैं, बट एक आध क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी वाले क्वेश्चन, वहाँ पे आपके दिमाग खराब होगा, क्योंकि वहाँ टाइम लाइन बनानी पड़ती है, वो आगे समझेगा आगे जाके। तो प्लीज़ सिचुएशन को थोड़ा समझो आप। 1000 रुपया मैंने अपने दोस्त से लिया था, वो 1000 रुपया मैं लेके अपने काम के लिए यूज़ किया उसको, बराबर। अगर मैं किसी से कोई सामान लेके यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसकी फीस देनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, आप लोग यहाँ पे एक सर्विस ले रहे हो, टीचिंग की सर्विस, तो आप जब टीचिंग सर्विस ले रहे हो तो आप उसके बदले क्या कर रहे हो, फीस पे कर रहे हो। तो अगर मैं किसी कोई सर्विस ले रहा हूँ या किसी से कोई सामान लेके अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। ये जो मैं फीस पे कर रहा हूँ, इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये एज अ इंटरेस्ट मैं उसको फीस पे कर, एक्स्ट्रा पैसा मैं उसको दूंगा। 1000 रुपया मैंने उससे आज लिया, यूज़ किया, 1000 रुपया लौटा भी दिया, लेकिन 1000 रुपया यूज़ करने की मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा, बराबर। दूसरा रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट के पीछे का रीज़न एक और दूसरा ये होता है कि 1000 रुपया अगर मेरे दोस्त ने मुझे दिया तो वो 1000 रुपया चाहता तो उस टाइम यूज़ कर सकता था, लेकिन वो यूज़ कर पाया क्या, नहीं, क्योंकि वो पैसा उसने क्या किया, मुझे दे दिया, तो उसने वो पैसा यूज़ नहीं कर पाया। वो चाहता तो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था, वो इन्वेस्ट करता उसको कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलता। अब वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो पैसा उसने क्या किया, मुझे दे दिया, तो उसके लॉस को कंपेंसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ऊपर से और उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। वो एक्स्ट्रा पैसा अगेन क्या है, इंटरेस्ट है। एंड तीसरा जो हम लोग बोल सकते हैं, महंगाई को बोल सकते हैं ना बैलेंस करने के लिए, जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ आपको कि 1000 रुपये में पहले जो सामान आता था, 2 साल बाद 1000 रुपये में वो सामान नहीं आ पा रहा है। वो सामान खरीदने में जितना भी ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा ऊपर मुझे देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा भी क्या है, इंटरेस्ट ही है। तो इंटरेस्ट के पीछे का कंसेप्ट ये है कि आज जो पैसा मिला हुआ है, वो पैसे की वैल्यू 2 साल बाद 5 साल भी उतनी करने के लिए जितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं।
तो इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ पैसा का पैसा लेन देन करेंगे, तो सामने वाला बंदा जो पैसा मुझे दे रहा है उसका लॉस हो जाएगा, उसका घाटा हो जाएगा टाइम के हिसाब से, बराबर। ओके, चलो लिखो। फॉर एग्जाम्पल, इन 2015, लिखो लिखो फटाफट लिखो। इन 2015 कॉस्ट ऑफ वन वड़ा पाव is ₹5, but in 2025, अच्छा इसको हम लोग इज क्यों लिख रहे हैं, इसको तो वॉज लिखना चाहिए ना, बराबर। बट इन 2025 कॉस्ट इज ₹10। This means that value of 10 rupees is decreasing from 2015 to 2025. और रीज़न अगर बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू, बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इन सारे रीज़न को अगर एक वर्ड में सम अप करना तो बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू कम होती है। समाधान, सॉल्यूशन क्या है, वैल्यू कम ना होने दे, वैल्यू को कम होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको, उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ मनी, one should invest it. To get, one should invest it to get interest. चलो ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पढ़ा है आपने इससे पहले कभी। चलो, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, बोलो कौन कौन सा है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बंद कर दो, उधर ही है, बंद करो। चलो एक एक करके पढ़ते दोनों के बारे में। पहले लिखो सिंपल इंटरेस्ट।
क्या क्या डिफरेंस है दोनों में मालूम है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, क्या डिफरेंस है? ये सिंपल है, वो कंपाउंड है। फिर कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में। ओके, हाँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप चाहे 1 साल की बात करो, 2 साल की बात करो या 10 साल की बात करो, हर साल का इंटरेस्ट उसी सेम प्रिंसिपल पे आपको मिलेगा। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लो आपने अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है किसी बैंक में या किसी स्कीम में, तो आपको मान लो आपने 4 साल के लिए किया है, तो पहले साल का इंटरेस्ट भी उसी 1,000 पे मिलेगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी उसी 1,000 पे मिलेगा, तीसरे साल का भी, चौथे साल का भी, हर साल का इंटरेस्ट उसी 1,000 रुपये के ऊपर ही मिलेगा। इसलिए उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल एकदम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल का इंटरेस्ट जो है वो सेम प्रिंसिपल पे नहीं मिलता। आपने अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो तो उसे 1,000 रुपये के ऊपर ही मिलेगा। अब मान लो अगर 1 साल का इंटरेस्ट मान लो उसका 100 रुपया आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो पैसा कितना इन्वेस्ट किया उसने, 1,000 रुपया, और पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपया। अब अगर मैंने पहले 1 साल खत्म होने के बाद अगर 100 रुपया बैंक में जाके निकाल लिया, तब तो बैंक में मेरा 1,000 रुपया ही पड़ा रहेगा ना। लेकिन अगर मैं वो 100 रुपये इंटरेस्ट जो मेरा 1 साल के अंदर मैंने अर्न किया है, अगर मैं वो बैंक से नहीं निकालूं, डिपॉजिट ना करूं, सॉरी विड्रॉ ना करूं, तो वो 100 रुपया भी बैंक के पास है और 1,000 रुपया भी बैंक के पास है, तो बैंक के पास मेरा अभी टोटल कितना पैसा है। तो अब जब अगले साल का इंटरेस्ट मतलब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा 1,000 रुपये के ऊपर, प्लस वो 100 रुपये के ऊपर भी मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो 100 रुपया मेरा बैंक के पास जमा है, बराबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हर साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं मिलता है, हर साल का इंटरेस्ट जो है वो अगले वाले साल के प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। इसलिए अब जो नए साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल के ऊपर भी मिलेगा, प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी मिलेगा। अभी एक एक करके समझेंगे। चलो पहले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लिखो, फॉर एवरी ईयर interest is calculated, बहुत हो रहा है अभी, हाँ। ये जो धीरे धीरे बात कर रहे हो, हंस रहे हो तुम लोग, ये इरिटेट हो रहा है मुझे। फॉर एवरी ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सेम सम ऑफ मनी, जिसको हम लोग बोलते क्या है, प्रिंसिपल, ऑन सेम सम ऑफ मनी प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा लेकिन किसके ऊपर होगा, कुछ अमाउंट पे होगा, और वो अमाउंट फिक्स्ड होगा, वो हर साल वही सेम अमाउंट पे ही होने वाला है। उस सेम अमाउंट या फिक्स अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ओके, चलो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये सिंपल ही है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला मालूम है इसका, बोलो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, आपने पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये पढ़ा होगा, स्कूल लेवल से यही पढ़ा है। हम लोग इस फॉर्मूले को अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे P इंटू आई इंटू टी। क्या बनाएंगे, जिसमें P क्या है वो तो सेम है, चलो P क्या है, प्रिंसिपल समझ गया क्या है, प्रिंसिपल मतलब जिस पैसे को मैं किसी को इन्वेस्ट करूंगा या जो पैसा मैं किसी से उधार ले लिया, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो P का मतलब तो प्रिंसिपल है। I मतलब क्या है मालूम है, I मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इन डेसिमल,
रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल का मतलब क्वेश्चन में दिया होगा 1000 रुपीज इन इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम, ऐसा लिखा रहेगा 5% PA। तो PA का मतलब क्या हो गया 5% पर 5% के मतलब मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला है 5% मिलने वाला है। तो ये जो 5% है मतलब आई का वैल्यू 5 हो गया क्या? नो, आई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप 5% को पूरा डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 5% का मतलब क्या होता है 5 अपॉन, आ रही बात समझ में? तो 5 अपॉन 100 करने से जो भी आएगा 0.05, ये है आई का वैल्यू। तो आर कितना है? आर है 5% रेट, लेकिन हम लोग आई की बात करने वाले हैं। आई क्या रहेगा 5% अगर होगा तो उसको 5 अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल्स टू आर अपॉन 100, ये समझेगा अभी। जो भी रेट देगा 5% है तो 5 अपॉन 100 करके जो भी आएगा 0.05, 2% है 2 अपॉन 100 0.02, जो भी होगा, ठीक है। 100 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग आई बोलेंगे। फिर बचा क्या टी, टी क्या है टाइम, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कैच है, टाइम इन ईयर्स। मंथ में आपको दिया होगा टाइम, मंथ नहीं चलेगा, आपको ईयर्स लेके ही चलना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बोल दिया 10 मंथ तो आप 10 मंथ को कन्वर्ट करोगे ईयर्स में, वो कैसे करोगे 10 डिवाइड बाय 12। अगर आपको मंथ दिया होगा तो आप डिवाइड बाय 12 करोगे, ठीक है। तो अगर आपको टाइम 10 मंथ दिया होगा तो आप उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो ईयर बन जाएगा। अगर आपको ईयर से मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे डिवाइड बाय 12 करोगे। अगर मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है तो अरे 10 महीना है तो कितना साल, तो 10 डिवाइड बाय 12 करोगे ना। तो मंथ से ईयर में करना है तो डिवाइड बाय 12 करोगे, और अगर ईयर से मंथ में करना है तो 2 साल 2 ईयर्स तो कितने मंथ, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 12 करोगे ना, कि वहां डिवाइड करोगे, बराबर। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहां लिखा है टाइम इन ईयर, तो खाली एक ही बताओ ना, दोनों क्यों बता रहे? अगर मेरे को क्वेश्चन में मंथ दिया होगा और मुझे किस में चाहिए तो मैं क्या करूंगा मंथ को कन्वर्ट करूंगा ईयर में बाय डिवाइडिंग बाय 12, बराबर। तो आप उल्टा क्यों करने बोल रहे हो, ईयर दिया है तो मंथ में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 12 क्यों करेंगे? क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया होगा वहां पे मंथ दिया होगा, कितना मंथ हो रहा है, तो आपको जो भी साल आएगा 5 साल आ गया तो 5 साल ऑप्शन में दिया ही नहीं होगा, ऑप्शन में तो मंथ दिया होगा। तो 5 साल को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 5 इंटू 12, बराबर है, बराबर। हम लोग को जो क्वेश्चन फॉर्मूले में जो यूज करना है टी, वो तो ईयर्स में ही चाहिए आपको। तो अगर मंथ में दिया होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन ईयर्स, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा डिवाइड बाय 12। एंड एस आई, एस आई क्या चीज है, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इसको हम लोग सिर्फ आई भी बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है एस आई या आई इक्वल्स टू पी इंटू आई इंटू टी। पी क्या है प्रिंसिपल एक्चुअल अमाउंट या फर्स्ट अमाउंट, आई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इन डेसिमल, डेसिमल समझ गया, जो भी दिया होगा उसको डिवाइड बाय 100 करने के बाद जो आएगा वो आई है। टी क्या है टाइम इन ईयर्स, एस आई क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर पहले जो फॉर्मूला था पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, क्या फर्क पड़ रहा है, ये करेंगे तो भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, क्योंकि आपने आर अपॉन 100 की जगह पे आई ले लिया है, बस बात तो वही हो रही है। कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी ले लिया है, बात तो वही हो रही है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। फिर ये इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आगे हम लोग जब जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक में वहाँ हम लोग को ये आई लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उस इस टाइप का उसका फॉर्मूला ही ऐसा डिज़ाइन हुआ है, हम लोग को ये आई लेके ही चलना पड़ेगा, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी से रखेंगे। समझ में आ रहा है? आगे आपको आर मिलेगा ही नहीं, आगे जितने फॉर्मूले पढ़ने वाले हम लोग, जितने मतलब कितने आएंगे सर कितने, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले अभी, बहुत बोले हर टॉपिक का एक एक फॉर्मूला, हर टॉपिक का, लेकिन एक ही मेन फॉर्मूला है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद जितने फॉर्मूले आने वाले हैं वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में थोड़ा बहुत 19-20 करके फॉर्मूले सब बने, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, नया फॉर्मूला बनते चले आएगा। वो क्या एडजस्ट करना वही मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको याद ना करना पड़े, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो उन सारे फॉर्मूलेस में आई यूज करना पड़ेगा, बार बार आर यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई उसकी प्रैक्टिस अभी से करने के लिए मैं यहां आर अपॉन 100 की जगह सीधा क्या लिख दिया, आई। आगे सारे फॉर्मूले में आई यूज होने वाला है। अभी हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी कि आई आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई क्या था, आई क्या होता है, ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ रही मेरी बात समझ में? पूरे चैप्टर में आई चलने वाला है, आर रहेगा ही नहीं। तो कब तक नहीं समझेगा? 1 2 3 क्वेश्चन होते हैं, साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे भी नहीं आ रहा तो हमारे पास कैलसी है, फटाक से डिवाइड बाय 100 मार के देख लेंगे कितना आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आई इंटू, अच्छा बीच में कुछ नहीं, मतलब समझे ना, बीच में इंटू है वो, P इंटू आई इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल इंटू टाइम इन ईयर्स। ध्यान रखना इन ईयर्स, मंथ में होगा नहीं चलेगा, बराबर। चलो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बट जैसे अगर मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया किसी बैंक में और वो बैंक मेरे को मान लो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है, और अगर मैं 2 साल बाद बैंक में जाऊंगा पैसा निकालने के लिए तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा? अगर मैं 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, चलो एग्जाम्पल लेके लिखते, चलो लिखो लिखो। फॉर एग्जाम्पल ₹1000 is invested in a bank at 10% per annum for, चलो 3 लेते हैं, for 3 years, then सिंपल इंटरेस्ट विल बी, चलो डेटा बताओ फटाफट। पी कितना है, पी कितना हो गया 1000, फिर रेट कितना है 10%, तो आई क्या होगा समझ में आया? आई क्या होगा 10/100, 10 मत ले लेना, तो 10/100 करने से कितना आया 0.10 या 0.1, बात एक ही है। 0.10 बोले या 0.1 बोलो। टाइम, टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो ये 3 का 3 रहेगा, इनटू या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टाइम ईयर्स में चाहिए और ये ईयर्स में ही दिया हुआ है 3 ईयर्स। क्या पूछा है आपसे? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आई इंटू टी, बोले तो 1000 इंटू 0.1 इंटू 3 कितना आ रहा है 300 आ रहा है, बराबर। सिचुएशन क्या हुई समझ में आया? अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करोगे बैंक में 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो आप जब 3 साल बाद बैंक में जाओगे तो बैंक वाला आपको कितना पैसा देगा रिटर्न? 300 रुपया। 300 तो ऊपर का पैसा देगा, 1000 जो जमा किया वो तो देगा ना वापस, कि नहीं? वो भी नहीं देगा, खाली 300 दे देगा। तब तो ये तो भयंकर नुकसान हो गया, समझ में आ रहा है? तो 1000 रुपये जो मैं जमा किया हूं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ऊपर से कितना पैसा मिलेगा 300 रुपये मिलेगा। मतलब मेरे को टोटल कितना पैसा मिलने वाला है बैंक से 1300। वो 1300 क्या है? वो इंटरेस्ट है क्या? 1300 क्या है? एक्चुअल अमाउंट, जो हम लोग इसको बोलते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट मेरे को कितना मिलने वाला है टोटल, तो अमाउंट कैसे निकालूंगा? प्रिंसिपल जो मैंने जमा किया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बराबर। प्रिंसिपल जो मैंने जमा किया वो तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना था 1000 का, इंटरेस्ट कितना आया 300 का, तो टोटल मेरे को कितना पैसा मिलेगा 1300 रुपया मिलेगा। तो मैंने 1000 रुपया जमा किया था, लेकिन 3 साल बाद जब मैं पैसा अपना वापस लेने गया तो मेरे को कितना पैसा मिला 1300 रुपया। तो 1000 रुपया मेरा खुद का पैसा प्लस 300 रुपया ऊपर का पैसा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपने खुद ही समझ में आया कहाँ से मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं ए का फॉर्मूला मैं क्या बना सकता हूँ, पी प्लस आई बना सकता हूँ, वेर पी इज आई इज इंटरेस्ट एंड ए इज, हाँ तो आप यहाँ लिख लो, आप ए का मतलब क्या है अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स, ऐसा बोलूँ क्या? 3 साल है तो 3 साल बाद जो पैसा मिलेगा
2 साल बाद जो पैसा मिलेगा, कुछ साल बाद जो पैसा मिलेगा वही तो अमाउंट है ना, ठीक है, अमाउंट आफ्टर T years। ये इसको कभी कभी एक नाम और लिख के आएगा, मैं सारे नाम लिखा देता हूँ जो जो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम यूज कर सकता है। बोलेगा अमाउंट अक्रूड, क्या बोलेगा, अमाउंट अक्रूड मतलब पूरा जमा होने, पूरा प्लस करने के बाद जो मिलेगा। अब जाहिर सी बात है क्या प्लस करने के बाद, सिंपल इंटरेस्ट प्लस करने के बाद जो पैसा मिलेगा उसी को क्या बोल रहे हैं, अमाउंट। उसी के लिए एक और वर्ड आ सकता है अमाउंट अक्रूड। चलो तो 2 फॉर्मूले हमारे पास एक आ गए, एक आ गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एक आ गया अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर आप यहाँ सिर्फ आई क्यों लिखे हो, एस आई क्यों नहीं लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे आई हो, चाहे एस आई हो, चाहे सी आई हो। सी आई बोले तो कंपाउंड में तो अमाउंट का फॉर्मूला यही बनेगा ना, अमाउंट तो हर बार यही रहेगा। इंटरेस्ट बार इंटरेस्ट चेंज होगा ना, अगर चेंज हुआ भी तो क्या होगा, इंटरेस्ट चेंज होगा। अमाउंट तो ऐसे ही निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस जितना पैसा इंटरेस्ट मिलेगा दोनों को मिलाऊंगा तभी तो अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलो तो 2 फॉर्मूला हमारे पास आ गया, बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आई इंटू टी एंड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं। अच्छा इस फॉर्मूले में टोटल कितनी चीजें यूज हुई है, कितने टर्म्स है टोटल, 4 टर्म है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, एक पी है, एक आई है और एक, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसा होगा, 4 में से कोई भी 3 देगा, चौथा पूछेगा, आपको पी दे देगा, आई दे देगा, टी दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा, प्रिंसिपल देगा, आई देगा तो टाइम पूछ लेगा। समझ रहे हैं, समझा, क्लियर। 4 में से कोई भी 3 देगा, चौथा पूछ लेगा। अगर मैं ये दोनों फॉर्मूले को जोड़ दूं तो मेरे को अमाउंट का एक और फॉर्मूला निकल के आता है सामने। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी प्लस, और पी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी पी तो ऐसे रहेगा, प्लस आई का फॉर्मूला, आई मतलब कौन सा आई है, वो सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो पी कॉमन निकाल दिया, पी कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस, तो अमाउंट का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया विच इज ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई टी। कुछ भी रटना नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं, सब आपके सामने मैं बता रहा हूं कैसे निकाल के दिखाना कैसे है। तो 3 फॉर्मूले हो गए टोटल, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आई इंटू टी, अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड वो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां जोड़ दूं तो एक नया फॉर्मूला बन के आता है, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आई टी। दोनों से पी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस आई टी। क्लियर है। अब बोलोगे आप सर अगर अमाउंट निकालना होगा तो ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है उससे पता चल जाएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो तीनों फॉर्मूला लिख लिया आपने, सारे जो टर्म्स यूज है वो टर्म्स समझ में आ गया आपको अच्छे से। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको सीधा इसमें क्या पूछा है मुझे, सिंपल इंटरेस्ट इसमें बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट विल बी, अगर आपको दोनों पूछा तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले फिर अमाउंट निकालिए। अगर क्वेश्चन ने सीधा बोलता है सिर्फ अमाउंट बताओ कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट अमाउंट बताओ कितना आएगा, तो अगेन 2 ऑप्शन, आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा, या डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो, समझ गया, डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो इसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपया, मेरे पास आई है 0.1, मेरे पास टाइम है 3 साल, तो मैं इसका यूज करूंगा तो डायरेक्ट ए आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ठीक है। चलो ये समझ गया आपको एग्जाम्पल, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन और कुछ नहीं है। चलो फटाफट लिख लो इसको, तीनों फॉर्मूला लिखो, हाईलाइट कर लो उसको। हो गया, एग्जाम्पल भी लिख लिए। चलो अभी सिर्फ क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। ऑल्दो कि हमारा जो पहला जो क्लास वर्क है इसके अंदर दोनों मिक्स है, सिंपल भी है कंपाउंड भी है, लेकिन हम लोग पहले इसके सिंपल के जितने क्वेश्चन है वो सारे कर लेते हैं पहले। चलो फटाफट पहले पे आ जाओ। पता क्या, अच्छा सर इंटरेस्ट तो 2 टाइप के, तो हमको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरेस्ट है, तो दो होगा, 2 चीजें होंगी, या तो वहां पे लिख के आएगा साफ साफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लिख कर आने वाला है, या फिर कभी कभी कुछ भी लिख के नहीं आएगा,
तो आपको वहां पे खुद ही अपना दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। जब वो क्वेश्चन आएगा मैं खुद ही आपको समझा दूंगा, तभी आपको समझेगा। अभी के लिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिख रहा है आपको, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, दिख गया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,25,000। ये रुपीज 1,25,000 क्या है, कैसे पता चला, प्रिंसिपल ऑन बोल रहा है वो, ऑन, समझा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन। अगर बोलता सिंपल इंटरेस्ट इज, तब ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाता, नहीं समझा, पूरा वर्डिंग का खेल है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,25,000 मतलब इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है। अगर बोलता सिंपल इंटरेस्ट इज 1,25,000 तब तो ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाता, बराबर। चलो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,25,000, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। एट 8%, तो आई कितना आएगा, 8/100, फटाक से नहीं आता है, डिवाइड करके देख लेने का, 0.08 फॉर 5 ईयर्स, तो टाइम कितना हो गया, 5 ईयर्स। तो आपको पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आई भी मिल गया, क्या निकालने बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सीधा, बराबर। एंड आगे एक और दिया है, हाउ मच वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 30,000 फॉर 12 ईयर्स एट 6.5% पर एनम। अच्छा, एंड हाउ, अच्छा 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन है। पहले क्वेश्चन में अगेन सिंपल इंटरेस्ट पूछा आपसे, प्रिंसिपल दिया है, आई दिया हुआ है, टी दिया है। अगेन दूसरा क्वेश्चन, उसमें फिर से आपको प्रिंसिपल दिया हुआ दिख रहा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए ये प्रिंसिपल है, ये टाइम हो गया, और 6.5% मतलब आई कितना हो गया, 0.065। नहीं समझता है फटाक से डिवाइड मारने का, 6.5 डिवाइड बाय 100, कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट करने चक्कर में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में 65,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, 15 ईयर्स आपका टाइम हो गया, 7.25% मतलब आई कितना हो जाएगा, 0.0725, बराबर। चलो सॉल्व करते जाओ फटाफट। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इंटू आई इंटू टी। तो पहला वाला क्वेश्चन अगर आप करने जाओगे तो पहले क्वेश्चन के लिए P कितना है, तो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय आई, आई कितना है 0.08 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 5 साल, कितना आया। तो पहले का आंसर है 50,000, कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है 50,000, बस एक ही दिख रहा है, तो बाकी दोनों भी करेक्ट होना चाहिए। चेक कर लो बाकी दोनों भी आ रहे हैं क्या बराबर, यस आया सबका। फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो रही है, कैल्सी की प्रैक्टिस हो रही है, अभी कुछ प्रैक्टिस नहीं है, अभी जैसे ही कंपाउंडेशन चालू होगा फिर वहां हमारी एक्चुअल प्रैक्टिस चालू होगी, M+, M-, MRC सब चालू होगा। चलो डन है पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड पे आ जाओ। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,300 वॉज बोरोड बाय अंकित एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। He returned the amount with interest after 3 years. Calculate the total amount including the simple interest he had to repay. मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे ए पूछा है, बराबर। क्या क्या दिया है, क्या आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2,300 क्या है प्रिंसिपल, रेट कितना है 0.12% ना, तो 0.12, एंड कितने साल के लिए दिया है 3 साल के लिए। तो 3 साल बाद जब वो पैसा लौटाएगा तो आपसे क्या पूछा है, आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ही हैड टू रीपे, उसको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, मतलब आपसे अमाउंट पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। चलो सिंपल है, कर लो कितना आ रहा है, 2,300 मल्टीप्लाई बाय आई विच इज 0.12 मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज 3, कितना आ गया 828 प्लस इसमें हम ये क्या, ये तो इंटरेस्ट है, इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऐड। प्रिंसिपल कितना है 2,300, कितना आया 3,128 है क्या 3,128। तो मैंने 2 स्टेज में किया, पहले निकाला सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसमें प्रिंसिपल ऐड मार दिया, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना अमाउंट का,
डायरेक्ट अगर मैं डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला बनाऊं तो कैसा बनेगा बोलो? अमाउंट इक्वल्स टू क्या आएगा? P मतलब 2300 ब्रैकेट में 1 प्लस आई कितना है 0.12 इंटू टी कितना है 3। तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलो डायरेक्ट सॉल्व करना तो पहले क्या करें? पहले ब्रैकेट में भी पहले क्या करें? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3 उसमें +1 कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2300 से, कितना आ गया? डायरेक्ट आ गया। तो आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा ही निकाल के +P भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों जो भी आपको ज्यादा आसान पड़े। 3128। चलो थर्ड वाला, मिस्टर शाह बोरो 20,000 फ्रॉम मिस्टर पटेल आफ्टर 8 months he returned the amount with the simple interest if the rate was 12% per annum find the interest he had paid। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन ने सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट मत निकाल देना। बट ये 20,000 क्या है? प्रिंसिपल है, इतना पैसा उधार लिया ना, तो ये प्रिंसिपल बनेगा। कितने टाइम के लिए? तो टाइम कितना आएगा? 8 आएगा। t इक्वल्स टू 8? नो, t इक्वल्स टू 8 अपॉन, और उसको 8/12 ही रहने दो, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एंड i कितना है? 12%, तो i कितना हो जाएगा? 0.12। आपको SI निकालना है। चलो तो SI का फॉर्मूला हमको मालूम है, P इंटू आई टू टी, तो क्या हो जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय i विच इज 0.12 मल्टीप्लाई बाय 8/12। चलो कर लो एक साथ। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, कितना आया? 1600। चलो समझ रहे हैं, सिंपल है। चलो फटाफट फोर्थ वाला बोलो अभी। अ सम ऑफ 25,000 एक्यूमुलेटेड टू 55,000, क्या मतलब हुआ? 25,000 जो है वो 55,000 बन गया। क्या मतलब? अगर आप 25,000 इन्वेस्ट करोगे तो वो 55,000 बन जाएगा। मतलब 25,000 क्या हो गया? प्रिंसिपल, और 55,000 क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट नहीं। हाँ वो गड़बड़ मत करो भाई। 25,000 एक्यूमुलेटेड टू 55,000 मतलब 25,000 जमा हो के 55,000 बन गया। तो 55,000 क्या है? अमाउंट, मतलब उसके अंदर प्रिंसिपल भी है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी है, वो अमाउंट है। आफ्टर 12 ईयर्स, तो टी तो आ गया 12 ईयर्स। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपसे आई पूछ लिया है। चलो सिचुएशन समझ में आ रही है क्या? पहले आप मुझे बताओ फॉर्मूला कैसे लगेगा? फॉर्मूला कौन सा लगाए? ए वाला फॉर्मूला लगाए? बोलो ए वाला फॉर्मूला क्या था? ए का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस आई टी। क्या फाइंड करना है मेरे को? आई। तो पहले वैल्यू पुटअप करते हैं। ए कितना है? 55,000 बराबर, प्रिंसिपल कितना है? 25,000। 1 प्लस आई मेरे को मालूम करना है, इंटू टी कितना है? 12 ईयर्स। ये बराबर है, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करें? दो ऑप्शन है। पहला, पूरा मैनुअली सॉल्व करके जैसे आपने स्कूल लेवल में किया है, कॉलेज में किया, वैसे सॉल्व कर लो। या दूसरा, ट्राई दी ऑप्शंस। ट्राई दी ऑप्शन समझा क्या? पहला ऑप्शन क्या दिया है? 10%। अगर पहला 10% बोल रहा है मतलब आई कितना हो गया? तो आई की जगह 0.1 रख के चेक कर लो कि 55,000 आता है कि नहीं आता है। नहीं समझा? RHS सॉल्व कर लो, देख लो 55,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैं आई को 0.1 मानता हूं तो 0.1 इंटू 12, उसमें +1 कर दिया, उसमें इंटू 25,000 कर दिया, कितना आ रहा है? नहीं समझा? तो हमारे लिए तो ज़्यादा आसान क्या रहेगा? ट्राई दी ऑप्शन। पूरा मैनुअली सॉल्व करने से ज़्यादा आसान क्या है? ऑप्शन फटाफट ट्राई करने का। उससे क्या होगा? कैलसी की स्पीड भी होगी आपकी, ठीक है। चलो बोलो ये समझा क्या है? पूरा आई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्वेश्चन ने आई पूछा है ना, और ऑप्शन में आई दिया हुआ है, तो आप आई रख के चेक कर लो, LHS RHS बराबर होना चाहिए। बोलो ये मेथड समझा क्या सबको? ट्राई दी ऑप्शन समझा? तो जब भी आपसे आई पूछेगा, जब भी आपसे टी पूछेगा, तो बेस्ट मेथड क्या होता है? ट्राई दी ऑप्शन। ऑप्शन ट्राई करो, चेक करो LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसको लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25,000
इंटू 1 + 0.1 इंटू 12 किया तो 55,000 आ रहा है। दैट्स वाई ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। बोलो समझा क्या ये कैसे किया हमने? चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो, आप करो जरा देखो। फाइव, an amount of rupees 35,000 resulted into 52,500 after a certain period at 10% per annum rate of simple interest. Find the period. चलो 35,000 क्या है? प्रिंसिपल। रिजल्टेड इनटू 52,500 ये क्या है? अमाउंट। 10% तो आई कितना हो गया? 0.1 हो गया। और आपसे पूछ रहा है कितने टाइम बाद हुआ, मतलब आपसे टी पूछ रहा है, बराबर। यहां भी आपके लिए बेस्ट क्या होगा? ट्राई दी ऑप्शन। चलो करो, कितना आ रहा है? 5 ईयर्स। ऑप्शन ए से हो जा रहा है। आ रहा है समझ में? अच्छा जरा मुझे ये बताओ, वैसे हम लोग करने तो वाले नहीं है, लेकिन मान लो अगर कभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि करना पड़े तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? चलो ये वाले को बताओ, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? 55,000 इक्वल्स टू, आपको मैं बोला ना आपकी प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए, कैलसी की भी और मैनुअली भी होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन में कैसी सिचुएशन आएगी हमको मालूम नहीं है, तो हमको दोनों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। 1 + i × 12, बोलो कैसे करोगे? अब कॉमन से स्कूल लेवल से हमने पढ़ रखा है, जो चीज फाइंड करनी है उसको वहां छोड़ दो और बाकी सबको 1 बाय 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करते जाओ, यही पढ़ा हमने। तो पहले किसको भेजेंगे? 25,000 को। तो 55,000 और 25,000 यहाँ इंटू में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा? 1 + i × 12, बराबर है। फिर आपको i चाहिए तो आप पहले किसको भेजोगे? 1 को। तो 55,000, देखो मैं डायरेक्ट पूरा फ्रेम करने के लिए कर रहा हूं ऐसा। 25,000 ये +1 यहाँ के क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू क्या बचेगा? i इंटू, बराबर है। फिर अगर i चाहिए आप किसको भेजोगे? तो अभी क्या हो जाएगा? 55,000 डिवाइड बाय 25,000 -1, और ये पूरे का डिवाइड क्या बनेगा? 12। क्या ये समझा सबको? यहाँ 12 इंटू में था ना, तो यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो सॉल्व कर सकता हूं? बोलो पहले क्या सॉल्व करूं, पहले कैसे करूं? 55,000 डिवाइड बाय 25,000, बराबर। फिर उसमें क्या करूंगा? -1, फिर उसको डिवाइड करूंगा किससे? 12 से। ये कितना आया? ये तो आई का वैल्यू आया। आई मतलब क्या होता है? जो आर को डिवाइड बाय 100 करने से आता है। तो अगर आई 0.1 है तो परसेंट कितना होगा उसके लिए क्या करो? इंटू 100। कितना आ गया? तो आई हमको कितना मिल गया? 0.1, इसलिए आर कितना मिलेगा? 10%। चलो समझा? तो आप अगर मैन्युअली करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, बट हमारे लिए तो बेस्ट क्या होगा? ट्राई दी ऑप्शन। उससे हमारा दो काम हो जाएगा, कैलसी की स्पीड भी आपकी बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी बोलो 5 में आ रहा है 5 ईयर्स के लिए। तो आप दोनों तरीके से करो, हाँ ऐसे ऑप्शन ट्राई करो और बाजू में ऐसा मैनुअली भी सॉल्व करो, दोनों की प्रैक्टिस करो। आप घर पे उसको सॉल्व करना, छोड़ना नहीं उसको। चलो 6 वाला बोलो। A simple interest of 7,200 was given to Mr. Joshi with 8% per annum after 6 years from a bank. Find the original principal he invested for 6 years. तो ये 7,200 क्या है? प्रिंसिपल है। A simple interest of मतलब इतना दिया, A simple interest on नहीं है। वर्डिंग समझ में आ रही है? तो अगर ऑन बोलता तो ये प्रिंसिपल हो जाता। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। 8% मतलब आई कितना होगा? 0.08। 6 साल के लिए तो टी कितना हो गया? 6। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल मतलब पी पूछ लिया। फॉर्मूला कौन सा लगाया? एस आई वाला। तो पी डायरेक्ट क्या बनेगा? पी डायरेक्ट बनेगा एस आई अपॉन आई टी, यही बनेगा।
बोलो ये समझा कहां से आया? क्या P का फॉर्मूला SI अपॉन IT, ये सबको समझा कहां से आया? SI कितना है 7200, I कितना है 0.08 इंटू T कितना है 6। सॉल्व कर लो इसको। बोलो कैल्सी में इसको सॉल्व कैसे करोगे? बोलो फटाफट, कैल्सी में सॉल्व कैसे करोगे? पहले क्या करोगे? पहले न्यूमरेटर करेंगे, पहले डिनोमिनेटर करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 0.08 मल्टीप्लाई बाय 6, ये जो भी आया इसको m प्लस कर लेंगे। फिर 7200 डिवाइड बाय MRC इक्वल कितना आया? क्या ये समझा सबको? और अगर m प्लस m माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट करना, तो कैसे करें? m प्लस MRC नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे करें? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो क्या है 7200 डिवाइड बाय 0.08, फिर से डिवाइड बाय 6। सर इंटू तो आपने डिवाइड क्यों लिखा? 7200 के हिसाब से दोनों नीचे है ना, तो 7200 के साथ ये भी डिवाइड हो रहा है, 7200 के साथ ये भी तो डिवाइड हो रहा है, बराबर। तो 7200 डिवाइड बाय 0.08 फिर डिवाइड बाय 6 करोगे तो भी आएगा। बट बेस्ट क्या है कि आप नीचे पहले पूरा सॉल्व करके m प्लस कर लो, न्यूमरेटर डिवाइड बाय MRC, ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। चलो आ रहा है 15,000, आया सबका आंसर? चलो आगे बोलो फटाफट। 7 सब इजी है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 4 years at 8% is less than the simple interest on the same amount for 5 years at 7% by 585. Find the principal amount. चलो सिचुएशन समझो पहले। क्या क्या बोल रहा है आपसे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब आपको P नहीं दिया हुआ है, 4 ईयर के लिए 8% है। P कुछ तो भी रहेगा, वो मालूम नहीं क्या है। ये फर्स्ट सिचुएशन है, इसमें टाइम कितना है 4 years, और I कितना है, किस रेट में हो रहा है 8%, मतलब 0.08 से हो रहा है। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन में अगेन प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम, टाइम कितना है 5 years, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, मतलब 0.07। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो पहली सिचुएशन है वहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा इज लेस देन द सेकेंड सिचुएशन। क्या ये समझा आपको? सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट सिचुएशन इज लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड सिचुएशन। मतलब क्या हुआ, ये हमने पहले भी फ्रेम कर रखा है साहब कि आप बड़ा इंटरेस्ट कहां से आएगा, ज्यादा इंटरेस्ट कहां से आएगा, फर्स्ट से या सेकेंड से। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट कम है सेकेंड वाले से, मतलब बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट कहां से आएगा। तो सेकेंड वाले इंटरेस्ट में से अगर आप फर्स्ट वाला इंटरेस्ट माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हमने पहले ही फ्रेम कर रखा है। लार्जर में से स्मॉलर निकालोगे तो जो डिफरेंस है वो आना चाहिए। तो बोल रहा है पहला वाला इंटरेस्ट छोटा है दूसरे वाले से बाय 585, मतलब आप सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला इंटरेस्ट माइनस करोगे तो 585 आना चाहिए, बराबर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 585। क्या ये समझा सबको? अरे बोलो, बराबर। तो सेकेंड वाले का सिंपल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, P इंटू आई इंटू टी करके मिलेगा। P कितना है मालूम है क्या? नहीं। I कितना है मालूम है 0.07 इंटू टाइम कितना है 5, ये पहले वाले को हो गया माइनस। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट कैसे निकालेंगे, P इंटू आई, 0.08 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4, एंड दिस इक्वल्स टू 585। क्या ये बराबर है? दोनों में आपको P दिख रहा है, P कॉमन निकाल लो। P कॉमन निकालोगे तो यहां से क्या बचा 0.07 इंटू 5 माइनस 0.08 इंटू 4 इक्वल्स टू 585। क्या ये बराबर है? बोलो, बराबर। चलो अभी सॉल्व कैसे करोगे? पूछा क्या है, पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है ना, तो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।
ये हमने फ्रेम कर दिया। अब यहाँ से ऑप्शन ट्राई कर लो। पहला ऑप्शन क्या है 9880, मतलब पहले ऑप्शन में आपको P दिया हुआ है 9880। अगर मैं ये ऑप्शन लेके ट्राई करूँ तो समझा क्या करना है, 9880 यहाँ रख के चेक कर लो 585 आता है कि नहीं। ठीक है, कैसे करोगे, तो 9880 इंटू 0.07 इंटू 5 माइनस 0.08 इंटू 4। इसको सॉल्व करने से अगर 585 आ गया तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे मुझे फटाफट स्टेप बता दो। पहले क्या करूं, मैं जानबूझ के ऐसे फ्रेम कर रहा हूं कि आपकी कैलसी का सारे चीज़ें क्लियर होना चाहिए आपकी। बोलो फटाक से, पहले क्या सॉल्व करूं, पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, अंदर का ब्रैकेट, तो 0.07 इंटू कर दिया किससे 5 से। फिर क्या करूं, इसको m प्लस कर लिया, फिर 0.08 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 4 से। इसको क्या करूं, m माइनस कर लिया, MRC मल्टीप्लाई बाय p कितना है 9880, कितना आया, हमको कितना चाहिए 585 चाहिए, ये कितना आ गया 296 आ गया। तो ऑप्शन ए से तो नहीं आ रहा, 296.4 आ गया विच इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी चेक करो, 9885 है, 9000 है और 19500। मुझे नहीं लगता कि इससे आएगा, आ रहा है इससे। अभी 9 दोनों में कितना फर्क, खाली 5 रुपए का फर्क है, और लेकिन अमाउंट कितना फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क दिख रहा है। ये 296 आ रहा है जबकि मुझे 500 550 के पार जाना है, तो इतना 5 रुपए के फर्क से तो नहीं आने वाला। तो बी ऑप्शन तो चेक करने के मतलब नहीं है। सी वाला कितना दिया है 9000, उससे तो और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो तो कम हो गया, इससे तो और नहीं आने वाला। बचा कौन सा, डी, डी से आ सकता है 19500 आ रहा है इससे। बराबर 90,500 से आ रहा है सबका आंसर। फ्रेम करके लिखो आप प्लीज प्लीज, थोड़ा सा बोर होगा आपको लेकिन करो आप ऐसा। ये मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, खाली सिंपल इंटरेस्ट का टाइम बोल रहा हूँ, आगे से हम लोग फास्ट ही जाएंगे। आप ऐसा लिख के करो इसको, ताकि आगे मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बोलूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने से 585 आना चाहिए। ओके, तो 0.07 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम लोग कर लिया m प्लस, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हमने कर लिया m माइनस, MRC मल्टीप्लाई बाय 19,500। चलो आ रहा है 585, यस। चलो 8 बोलो। प्रिंसिपल अमाउंट्स टू मतलब ये क्या है, ये अमाउंट दे दिया ना, कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए। एंड टू दिस मतलब दो अमाउंट दिया है, एक ये पहला अमाउंट है, ये दूसरा अमाउंट है। ये कब हो रहा है, तो पहला जो अमाउंट है 11,880 वो 4 साल में हो रहा है। मतलब एक कोई प्रिंसिपल है, मैंने वो कहीं पे इन्वेस्ट किया है, 4 साल में कितना हो गया 11,880, और 7 साल में कितना हो गया 14,040 रुपया। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत आसान है, ऑप्शन ट्राई करना और कुछ नहीं। ये प्रिंसिपल है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आई कितना आएगा 0 समझो कि 2 कंडीशन है, ये प्रिंसिपल लेके इस रेट पे इतने टाइम के लिए चेक कर लो अमाउंट ये आ रहा है क्या। समझा कैसे चेक करना है, प्रिंसिपल, आई, टाइम, इन तीनों को लेके सॉल्व कर लो। देखो अमाउंट आपका 11,880 अमाउंट, हाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस IT वाला फॉर्मूला लगाना है। पूरा डिटेल में अच्छे से इंफॉर्मेशन लिख के करो आप, हाँ डायरेक्ट मत करो आप।
चलो A1 कितना है, 11,880। टाइम कितना है, 4 ईयर्स। ओके, फिर A2 कितना है, 14,040 और टाइम कितना है, 7 ईयर्स। आपसे P पूछा है और आपसे I पूछा है, दोनों केस के लिए। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों को आप सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा। बट हम लोग को पागल कुत्ते ने काटा है क्या, इक्वेशन बनाते बैठेंगे हम लोग? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन पे जाओगे तो P आपको दिया हुआ है 7,000 और I आपको दिया हुआ है 7% है, मतलब 0.07। इसका यूज करें तो ये आना चाहिए। समझा? इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, बोलो? अमाउंट का फॉर्मूला ये है ना, P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस IT। तो इसको सॉल्व करके A1 मतलब 11,880 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे, दोनों सेटिस्फाई हो गया तो A मार्क करेंगे। ठीक है, चलो आ रहा है क्या इससे? नहीं आ रहा है। कितना आया इससे? 8,000 आ रहा है। चलो तो ऑप्शन ए तो गया, बी से आ रहा है क्या? बी में क्या क्या दिया है? 9,000 8%। तो आई कितना होगा? 0.08 हो जाएगा। तो A1 निकालने के लिए 9,000 1 प्लस 0.08 इंटू 4 आ रहा है इससे 11,880। और A2 निकालना है तो 9,000 इंटू 1 प्लस 0.08 इंटू 7। चलो आ रहा है इससे 14,040 आ रहा है। चलो 9th वाला क्वेश्चन पहले समझो आप, क्या है, आ रहा है क्या समझ में? क्या बोल रहा है? अनु केप्ट एन सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक गिविंग सिंपल इंटरेस्ट एट 8% फॉर 5 ईयर्स एंड गॉट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10,000। तो 10,000 क्या है? तो उसको 10,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिला 8% के हिसाब से 5 साल के बाद। कितना पैसा इन्वेस्ट किया मालूम नहीं, मतलब आपको पी नहीं पता है। ठीक है, हर फ्रेंड दिशा ऑल्सो केप्ट आइडेंटिकल अमाउंट इन अनदर बैंक फॉर 3.5 years गिविंग सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट दिशा विल गेट। तो समझ रहा है क्या होने वाला है? पहली सिचुएशन से आपको P मिलेगा और फिर P का यूज करके, T का यूज करके, I का यूज करके आपको SI मिलेगा। समझा सिचुएशन? ठीक है, चलो करो करो, लिखो लिखो फटाफट। टाइम हो गया क्या? अरे अभी तो बहुत टाइम है, ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो यार तुम लोग भी। 9 10। हाँ देखो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो गया। तो एक क्वेश्चन और है, चलो 9 और 10 दो ही क्वेश्चन है। चलो चलो फटाफट फटाफट। तो आप ऐसा हेडिंग दे के लिखो, फॉर अनु। अनु के लिए प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10,000।
हाँ, सिंपल इंटरेस्ट 10,000 है, आई आपको कितना दिया हुआ है 8%, मतलब 0.08 हो जाएगा। देन टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स, तो टी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। चलो ये इसका यूज करके हम लोग पी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट पी का फॉर्मूला बनाने आएगा आपको। पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस आई अपॉन आई टी। क्या ये समझा फॉर्मूला? बोलो, क्लियर है वाला फॉर्मूला? चलो एस आई कितना है 10,000 डिवाइड बाय आई, दैट इज 0.08 इंटू टाइम कितना है 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो पी मिल जाएगा 0.08 इंटू 5 इक्वल्स टू एम प्लस 10,000 डिवाइड बाय एम आर सी इक्वल कितना आ रहा है 25,000 बराबर है। पी आ गया 25,000 फॉर दूसरा किसका ना क्या नाम था, दिशा। तो दिशा के लिए पी कितना है, सेम है ना, लिखा है ना इधर। हर फ्रेंड दिशा ऑल्सो केप्ट आइडेंटिकल अमाउंट इन अनदर बैंक, सेम अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, तो उसके लिए पी कितना है, वही है 25,000। आई कितना है, किस रेट पे किया है 11%, तो आई कितना होगा 0.11। टाइम कितना है 3.5 ईयर। हाँ वो मिसप्रिंट हुआ, 3 की पावर नहीं है 1/2, वो ऐसा है 3 और फिर यहाँ ऐसा लिखा है 3.5 ईयर। 3.5 बोले तो कितना होगा 3.5 लिख लो आप, 3.5 मतलब 3.5। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। चलो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आई टी, दैट इज 25,000 इंटू 0.11 इंटू 3.5। तो 25,000 इंटू 0.11 इंटू 3.5 कितना आया 9625। आ रहा है 9625 बी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। जॉन बोरोड 80,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, इतना पैसा उधार लिया, मतलब ये प्रिंसिपल है। पार्टली एट 10% per annum and the remaining at 12% per annum after 4 years. He returned the total amount with a total simple interest of 34,400. Find the amounts he borrowed at each of these rates. टोटल कितना पैसा उधार लिया, लेकिन 80,000 रुपये सेम रेट नहीं है। 80,000 रुपये लिया है 4 साल के लिए, वो तो है, लेकिन जो रेट है वो अलग अमाउंट पे अलग अलग रेट है। बोल रहे हैं कुछ अमाउंट पे पार्टली, कुछ अमाउंट पे 10% है और बाकी अमाउंट पे कितना है, अच्छा आधा आधा नहीं बोला है, वरना आप 40,000 कर सकते थे। हमसे क्या बोल रहा है 80,000 के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्से पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ले रहा है और जो दूसरा हिस्सा है उस पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन ये भी 4 साल के लिए, ये भी 4 साल के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अरे बोलो, ठीक है। तो सिचुएशन को फ्रेम करने आएगा आपको। 80,000 रुपया टोटल उसने उधार लिया, बराबर, उसके 2 हिस्से कर दिए उसने। पहले हिस्से में कितना है नहीं मालूम, दूसरे हिस्से में कितना है नहीं मालूम, आधा आधा है कि नहीं है वो भी नहीं मालूम है। हो सकता है आधा आधा हो सकता है 50,000, 30,000, 20,000, 60,000, कितना भी हो सकता है, बराबर। ये जो हिस्सा है इसके पर उसने इंटरेस्ट लगाया कितना 10% का। तो इस वाले केस के लिए पी कितना है नहीं मालूम, लेकिन आई पता है। आई कितना है 10% मतलब 0.1 है, और टाइम कितना है, टाइम 4 इयर्स, बराबर। इस वाले के लिए अगेन पी कितना है नहीं मालूम, आई कितना है 12% मतलब 0.12, और टाइम अगेन कितना रहेगा 4 इयर्स। हमसे क्या बोल रहा है, उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 34,400 रुपया उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है वो, और यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है वो, जब दोनों को प्लस किया जाएगा तो कितना आएगा 34,400। क्या ये समझा? तो अगर मेरे को यहां का प्रिंसिपल मिल जाए तो उससे मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं।
यहाँ का प्रिंसिपल मिल जाए तो उससे इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, और ये दोनों इंटरेस्ट को प्लस करूंगा तो कितना आना चाहिए, तब तो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट, अगर ऑप्शन नहीं होता, समझ में आ रहा है, तो इसको मैं एक्स सपोज करता, फिर इसको क्या सपोज करता, वाई, इसको क्या सपोज करता, इसको सपोज करता 80,000 माइनस एक्स। फिर समझ रहा है, पूरी इक्वेशन बनानी मुझे पड़ती, लेकिन हमको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। चलो, अगर मैं पहले ऑप्शन पे गया तो 50,000 और 30,000 बोल रहा है, 50,000 यहाँ रखेंगे, 30,000 यहाँ रखेंगे, करके देख लो, दोनों का इंटरेस्ट मिला के 34,400 आ रहा है क्या, आ रहा है? ओके। अच्छा, मान लो अगर इससे नहीं आ रहा होता तो घुमा के भी चेक कर सकते हैं, घुमा के मतलब इधर 30 कर लो और इधर 50 कर लो, कि सर बात तो वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी क्या, बात वही पड़ेगी कि अलग अलग होगा, अलग होगा, इतना पक्का है। हाँ, क्योंकि यहाँ रेट अलग है, यहाँ रेट कितना है 10%, यहाँ रेट कितना है 12% रेट है। चलो ठीक है, तो 50,000 और 30,000 लेके आंसर आ रहा है, बोलो 50,000 लिया तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है यहाँ का इंटरेस्ट, और यहाँ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 14,400 आ रहा है, बराबर। दोनों को प्लस किया तो इतना आ रहा है, आ रहा है, बराबर। ओके, चलो ठीक है। हाँ, अटेम योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे सिंपल इंटरेस्ट वाले हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक करो, 11 से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होगा। हाँ, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आप सॉल्व करके आओगे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है अटेम योर सेल्फ के। चलो ठीक है।